नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट लेवल के, तो उससे रिलेटेड हम सामान्य अध्ययन में रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी जनरल स्टडीज़ में हम आज क्वेश्चन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए ऑप्शन है जल क्वथनांक मापी, पिकनोमीटर या आर्द्रता मापी। यह तीन ऑप्शन है। तो जो हमारा आंसर है वो है आर्द्रता मापी, क्योंकि देखिए वायु की आर्द्रता, अगर आर्द्रता की बात की तो आर्द्रता जो है आर्द्रता मापी से मापी जाती है, इसलिए तीसरा जो है हमारा राइट आंसर है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्द्रता मापी क्या होता है। इसका उपयोग वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जिसे आर्द्रता मापी कहा जाता है, और जो नमी होती है उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। यह वायु और वाष्प की आर्द्रता को दर्शाता है, जो वायु में उपस्थित अधिकतम आर्द्रता के बराबर होती है। 0 से 100 के परास में मान जितना अधिक होगा, वायु में उतनी ही अधिक नमी होगी, यानी 0 से 100 तक जितना बढ़ता जाएगा नमी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये आर्द्रता मापी से पता चलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? यानी जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऑप्शन है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और जल, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम। तो देखिए, जब जस्ता यानी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो जो है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये अभिक्रिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले धातु की बात करते हैं। धातु और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि धातु और क्षार, यानी धातु क्या है हमारी, जिंक जो है वो धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, जिसे सामान्यतः नमक कहते हैं। NaOH जो है साधारण नमक का सूत्र है। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है जो कि क्षार है, तो जिंकेट लवण का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखिए, Zn+2NaOH = Na2ZnO2+H2 रिलीज होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? ऑप्शन है केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो कोशिका को निश्चित आकार जो है कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो कोशिकीय पदार्थ को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। यह कोशिका के भीतर और बाहर कुछ पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कोशिका झिल्ली को चयनात्मक या फिर पारगम्य झिल्ली भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर बताने से पहले। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा जो है राइट आंसर। विजय हजारे ट्रॉफी को पहले रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह 2002 से 2003 में रणजी ट्रॉफी प्लेटों से राज्य की टीमों को शामिल करते हुए सीमित ओवरों की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में शुरू की गई थी। इसका नाम जो है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर ही रखा गया है, इसलिए याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? ऑप्शन है कवक, तुलसी, सर्प या शील। तो देखिए, तुलसी तो पौधा होता है, सर्प जीव है, और शेर भी एक प्राणी या जीव कह सकते हैं, लेकिन कवक जो होता है वो एक अपघटक है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा पहला वाला राइट आंसर। एक जीव जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है उसे अपघटक कहा जाता है, यानी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। प्रकृति में कार्बन हर रूप में हर जगह पाया जाता है, वैसे ही जो कवक होता है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है, यानी हर एक प्रत्येक वस्तु का जो है अपघटन कर सकता है। अपघटक जो है मृत कार्बनिक सामग्री को तोड़ देता है। कवक और जीवाणु अपघटक होते हैं, याद रखिएगा दोनों अपघटक होते हैं जो मृत पौधों या पशु सामग्री से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या इंसुलिन। तो पूछा है कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन। तो देखिए, स्टार का जो पाचन है वो एमाइलेज में होता है, तो एमाइलेज हमारा राइट आंसर रहेगा तीसरा। स्टार्च का पाचन जो है वैसे तो मुंह से ही प्रारंभ होता है, लेकिन मुंह में क्या है हमारे ज़्यादा देर तक भोजन नहीं रहता है, इसलिए इसका जो पाचन है वो आंतों में एमाइलेज द्वारा होता है।
एमाइलिज को टॉयलिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन पूछा जा सकता है कि एमाइलिज मतलब टॉयलिन किसे कहा जाता है, तो एमाइलिज को ही टॉयलिन कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरविंद या रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। सेकंड जो है हमारा राइट आंसर, सेकंड राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 के सत्र में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। जो सबसे पहले राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 में, तो याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन किसका एक अपर रूप है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो देखिए, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप होता है, तो पहला राइट आंसर रहेगा हमारा ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन को ट्राईऑक्सिन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ओजोन को ट्राईऑक्सिन के रूप में जाना जाता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, वैसे ही ओजोन का जो है O3 होता है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है 5, 4, 8 या 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन जो फोर्थ वाला है वो राइट आंसर। अब देखिए, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत, फिर आता है उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और फिर आते हैं द्वीप। तो ये 6 तरीके से बांटा गया। आते अगले क्वेश्चन की ओर। इसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधे के फूल आने पर उसकी कटाई की जाती है, वह रेशा क्या है? ऑप्शन है नायलॉन, ऊन, जूट या रेशम। अगर बात की है पौधे के तने से, तो देखिए नायलॉन तो नहीं होता है, ऊन जो है वो भेड़ से प्राप्त होता है और रेशम जो है रेशम के कीड़ों से। लेकिन जो जूट होता है, जूट जो है पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा है, इसलिए जो सी ऑप्शन है हमारा जूट वो राइट आंसर रहेगा। इसका उपयोग जो है बैग बनाने के लिए किया जाता है। जूट रेशा जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है और पौधों को फूल आने की अवस्था में ही कटाई की जाती है। काटे गए पौधों के तने को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोया जाता है और जब ये सड़ जाता है तो उससे रेशे अलग हो जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा। ऑप्शन है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 110। अगर धन विधेयक की बात करें तो वो 110 जो है उससे संबंधित है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। माना जाता है कि धन विधेयक दोनों सदनों को पारित कर दिया गया है, जिसे लोकसभा किसी भी अनुशंसित संशोधन के साथ स्वीकार करती है और बिना किसी संशोधन से इसे अस्वीकार करने का विकल्प चुनती है। इसे संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर विचार के लिए सिफारिश नहीं की है, तो ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान लिया था? यानी नीति आयोग को कब योजना आयोग में बदल दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, ऑप्शन जो तीसरा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक सिर्फ 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, उसके बाद इसे योजना आयोग में बदल दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 से चल रही थी। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त होता है और शासी जो परिषद है उसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है 51वें संशोधन अधिनियम, 23वें संशोधन अधिनियम, 42वें संशोधन अधिनियम या पहले संशोधन अधिनियम। तो देखिए, नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो तीसरा जो है हमारा राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। इसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति, यानी याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के निर्देशों से पर जोड़ा गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, 11वां। अब आते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है?
ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल या संसद। तो देखिए, भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सिर्फ संसद ही अधिकृत है। संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ही ये मतलब किसी भी राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन जो चौथा है हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का 5वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को कुछ हिस्से को मिलाकर किसी भी राज्य के नए क्षेत्र को बना सकते हैं और उसका जो है नामकरण भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने घोड़ों के दागने की प्रथा की प्रारंभ की थी। इसके अलावा और भी कई प्रथाएं इनके कार्यकाल में हुई थी, इनके शासनकाल में। तो तीसरा जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर रहेगा। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उत्तराधिकारी बने और सिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने काला बाजारी पर सख्त रोक लगा दी। एक स्थायी सेना की भी शुरुआत, मतलब स्थायी जो बंदोबस्त कहा जाता है, वो भी इन्होंने शुरू करवाया था। हिंदुओं के प्रति इनका भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी। हिंदू समुदाय पर जजिया यानी चरी चरागाह जो है कर लगाया जाता था, एक घड़ी कर और एक ग्रह कर भी लगाया जाता था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या तमिलनाडु। नुआखाई त्यौहार जो है वो उड़ीसा का त्यौहार है। तो तीसरा जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नुआखाई को नवाखाई भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी ओडिसी और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़ में भी लगभग मनाया जाता है। और ये एक कृषि का त्यौहार है। इस मौसम में जो नए चावल के स्वागत के लिए जो है इसे धूमधाम से मनाया जाता है। अब आते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है वरुण, शुक्र, मंगल या शनि। तो देखिए, पृथ्वी का जो जुड़वा है वो शुक्र को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि यह आकार और घनत्व दोनों में जो है पृथ्वी के समान है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध जो है शुक्र के नजदीक है, लेकिन शुक्र जो है अत्यधिक गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन है कीव, पोर्टो नोवो, ब्यूनस आयर्स या मिन्स्क। तो देखिए, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है। कीव आपने सुना होगा, अभी जो है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 साल, तो आपको याद होगा। राजधानी कीव, मुद्रा है वहाँ की रिमनिया, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री है डेनिस शमीहाल। आते अगले क्वेश्चन की ओर। वन गीत या वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से किसके लोकगीत का एक रूप है? ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या असम। तो देखिए, जो बौन गीत होता है वो असम में गाया जाता है। बौन गीत असम के लोकगीत का एक रूप है। बौन गीत असमिया लोक संगीत की एक श्रेणी है जो बिहू गीत से कुछ मिलती जुलती है। और बिहू जो है वो भी कहाँ का नृत्य है? असम का है। अब आते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो ऑप्शन चौथा जो है हमारा राइट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसमें 1028 भजन है जिन्हें सूक्त कहा जाता है और मंडल 10 है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना वैदिक संस्कृत पाठ 1800 से 1100 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ है स्तुति ज्ञान, याद रखिएगा, स्तुति ज्ञान। इसमें 10,600 श्लोक है। भजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मीटर गायत्री, अनुष्ठुप, त्रिष्टुप और जगती है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ शॉर्ट नोट्स। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जानकारी भी जो है आपकी बहुत ही काम आने वाली है। किसी भी एग्जाम को अगर आप देंगे, अगर इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाता है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आप उसे एक और बार या 1 से 2 बार जो है और भी देख सकते हो, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ऑप्शन है प्राग, ब्यूनस आयर्स, युगांडा या अंकारा। आपका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। उसी के साथ आपको हमारे चैनल पर और कई सारी वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और कई सारी वीडियोस देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको ट्रिक्स भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।